आखिरी चैप्टर है, चैप्टर 7 जो पिछली दफा बताया था। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। पीछे तकरीबन जितना कुछ पीछे करके आया ना उससे काफ़ी डिफरेंट है, बिल्कुल ही मुख्तलिफ है एक्चुअली। लेकिन आसान है और लिखा हुआ बहुत अच्छा है बुक में। तो इसकी रीडिंग ज़रूर करना। ये है स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं विच वर्क ऑन अ चंक ऑफ मेमोरी। यानी तुमने अभी तक जितनी इंस्ट्रक्शंस की हैं वो या बाइट के ऊपर चलती हैं या बिट्स के ऊपर चलती हैं। कोई 100 मेमोरी सेल्स के ऊपर नहीं चलती इकट्ठी। अगर आपने एक 100 मेमोरी सेल्स के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन चलानी है तो वो ये स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है। जैसे एक इमेजिन करो, एक अरे है 100 सेल्स की। अ, उसको अगर तुमने इनिशलाइज करना है जीरो से, तो ये उस जगह पे काम आती हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, इनिशलाइज एन अरे ऑफ 100 सेल्स विद जीरो। होता है ना कि जब अरे बनाते हैं तो उसको इनिशलाइज करते हैं जीरो के ऊपर, तो वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, वो एक सेल नहीं होता। अरे 100 सेल्स होते हैं, 10 सेल्स होते हैं। तो दो रास्ते होते हैं तुम्हारे पास। या तो तुम एक लूप लगा के, जिस तरह पिछले चैप्टर्स में करते आए हो, एक लूप लगा के उसको इनिशलाइज कर लो, जो लूप 10 दफा चलेगा और उसको इनिशलाइज कर देगा। या स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन की पावर ये है कि वो एक ही इंस्ट्रक्शन में ये काम कर देगा। ठीक है ना। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस आर इन हार्डवेयर, यानी बेसिकली मतलब वो रिपीट होती हैं विद इन सीपीयू। मतलब प्रोग्रामर को डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखनी पड़ती, वो एक ही इंस्ट्रक्शन लिखता है और वो सीपीयू खुद ब खुद उस इंस्ट्रक्शन के अंदर उसको रिपीट कर देता है। ये ज़्यादा नहीं है, ये 5 है सिर्फ। मूव्स है, लोड्स है, स्पोज है, पेयर्स है, और एक और है, स्टोर्स, लोड्स, कैज। कैज, ये टोटल 5 इंस्ट्रक्शंस हैं। अच्छा, इनके बारे में कुछ कॉमन बातें हैं। ये हर इंस्ट्रक्शन के एंड पे ईच इंस्ट्रक्शन एंड्स विद बी और डब्ल्यू। यानी बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन एक्चुअली बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि स्टोर्स की इंस्ट्रक्शन है, उसके आगे या तो डब्ल्यू आएगा या बी आएगा। ठीक है। बी इज बाइट फॉर्म, डब्ल्यू इज वर्ड फॉर्म। यानी इंस्ट्रक्शन को दो फ्लेवर्स में तुम चला सकते हो, या तो बाइट की फॉर्म में चला सकते हो या वर्ड की फॉर्म में चला सकते हो। हर इंस्ट्रक्शन के एंड पे डब्ल्यू या बी आ जाता है। बात सिंपल सी है कि वो इंस्ट्रक्शन बाइट्स पे काम कर रही है या वर्ड्स पे काम कर रही है। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक चीज़ कॉमन है कि व्हेन द इंस्ट्रक्शन needs to use a register, uh, it always uses AX और AL। AL है या AH है, अगेन मुझे दो तीन चीज़ें कंफर्म करनी चाहिए। तो AL है या AX है, ठीक है ये। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि बाइट की फॉर्म है या वर्ड की फॉर्म है। अगर इंस्ट्रक्शन बाइट की फॉर्म में है तो वो AL इस्तेमाल कर लेगी, अगर वो वर्ड की फॉर्म में है तो वो AX इस्तेमाल कर लेगी। अच्छा, when it needs to read an operand from memory, it uses SI। ठीक है। DS कोलन SI। SI का नाम याद है एक्चुअली क्या होता था? सोर्स इंडेक्स। उसका नाम सोर्स इस इंस्ट्रक्शन की वजह से था कि जब भी इस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से रीड करने की जरूरत पड़ती है, पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तो वो SI से पढ़ता है। ठीक है। एंड व्हेन इट नीड्स टू राइट टू memory, it uses ES colon DI। ये तीन बातें काफ़ी ज़रूरी हैं। इंस्ट्रक्शन के कोई ऑपरेंड्स नहीं होते हैं, यानी ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनकी कोई ऑपरेंड्स नहीं है, इनको आप बताते नहीं हो कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, क्या करना है। तो ऑपरेंड्स इनके हमेशा फिक्स होते हैं। तो जब भी उसको प्रोसेसर में से कुछ पढ़ने लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो वो या AX यूज़ करता है या AL यूज़ करता है।
डिपेंडिंग ऑन के बाइट है या वर्ड है। अच्छा, मेमोरी में अब दो काम हो सकते हैं, या तो रीड कर सकते हो या राइट कर सकते हो। तो रीड वो हमेशा करता है एस आई से, सोर्स इंडेक्स से, और राइट हमेशा करता है डी आई पे, डेस्टिनेशन इंडेक्स पे। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो कॉमन है बिल्कुल इन इंस्ट्रक्शंस के बारे में। अच्छा, अब पहली इंस्ट्रक्शन बोलें, वो है स्टोर्स की। स्टोर्स, ठीक है। एक दो इंस्ट्रक्शंस बड़ी डिटेल में कर देता हूँ ताकि क्लियर रहें। स्टोर्स से बनता है स्टोर स्ट्रिंग, स्टोर कर रहे हो। अब जब तुम लोड करते हो तो तुम कोई चीज प्रोसेसर में से उठाते हो, जब तुम कुछ स्टोर करते हो तो बेसिकली तुम मेमोरी टू सीपीयू जा रहे होते हो। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी कि एसआई से डेटा उठाएगी और कॉपी कर देगी एएक्स या एएल के अंदर, डिपेंडिंग ऑन के मतलब वो बाइट की फॉर्म इस्तेमाल की है या वर्ड की। तो स्टोर्स की डेफिनेशन ये है, यार उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया मैंने। स्टोर स्ट्रिंग डायरेक्शन उल्टी जाएगी, यानी सीपीयू टू मेमोरी जाएगी। अब अगर सीपीयू टू मेमोरी जाएगी तो जाहिर बात है वो रजिस्टर में से उठाएगी और डालेगी किधर। अब इस दफा एस आई पे नहीं, डी आई पे, क्योंकि वो मतलब मेमोरी पे लिख रहा है ना, तो डेस्टिनेशन इंडेक्स होएगा जो मेमोरी का एड्रेस बनेगा। तो स्टोर्स उठाता है रजिस्टर से और स्टोर कर देता है डी आई के ऊपर। ठीक है, और अब ये तो एक काम हुआ ना, ये तो उसने एक वैल्यू उठाई और एक मेमोरी की सेल में रख दी। तो इसमें स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट आता है कि इन ऑर्डर टू रिपीट इंस्ट्रक्शन इन हार्डवेयर यूज रैप प्रीफिक्स। यानी हमारी पूरी इंस्ट्रक्शन बनेगी कुछ इस तरह से कि रैप एस टी ओ एस डब्ल्यू, ये पूरी एक्चुअली इंस्ट्रक्शन बन जाएगी। अच्छा, रैप क्या करता है? रैप रिपीट्स द इंस्ट्रक्शन सी एक्स टाइम्स। तो भी तुमने काउंटर के अंदर वैल्यू रखी हुई है, काउंटर के अंदर फॉर एग्जांपल तुमने 100 रखा हुआ है, तो अगर तुम रेप स्टोर्स डब्ल्यू करते हो तो ये इंस्ट्रक्शन 100 दफा रिपीट होती है। ये 100 दफा क्या करती है? ये इधर से उठाती है रजिस्टर में से, टीआई में डाल देती है, एंड इंक्रीमेंट्स डीआई पॉइंट टू द नेक्स्ट सेल। काफी आसान काम है। प्रोग्रामर का काम सिंपली ये है कि उसने डीआई को पॉइंट करवाना है एक सेल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल लो ना कि एक अरे है 100 सेल्स की जिसको हमें इनिशियलाइज करवाना है, तो हम ये करेंगे कि ए एक्स के अंदर 0 डाल देंगे, डीआई को अरे के पहले सेल पे ले जाएंगे, काउंटर के अंदर 100 डाल देंगे क्योंकि हम 100 दफा रिपीट करना चाहते हैं, और फिर ये इंस्ट्रक्शन दे देंगे। अब ये इंस्ट्रक्शन ये करेगी कि 0 उठाएगी, डीआई में डाल देगी, लेकिन साथ ही डीआई को इंक्रीमेंट कर देगी ताकि वो अगले सेल की तरफ चला जाए। अब क्योंकि रिपीट लगा हुआ है, तो वो ये करेगा कि अब अगली वैल्यू उठाएगा, मतलब दोबारा एक से वैल्यू उठाएगा, वो भी जीरो होएगी, अगले सेल में डाल देगा, फिर उठाएगा, फिर उससे अगले सेल में डाल देगा। ये काम वो 100 दफा करेगा, विच मीन्स के मेमोरी के 100 सेल्स तुमने अपडेट कर दी है। ये पावर होती है स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना? एक्चुअली बात तो इतनी है। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है कि हमने हमने क्लियर स्क्रीन का प्रोग्राम लिखा था, क्लियर स्क्रीन का। ठीक है, कैसे लिखा था? एक लूप बनाया था जो ये करता था कि B800 पे जाता था और जाके 0720 लिखता था। वो 0720 एक्चुअली पहचान थी, ये वो था जो वो स्पेस डालता था ना। हमने कर करके भी मैंने तुम्हें दिखाया था कि स्पेस अगर व्हाइट कलर में करो तो स्क्रीन व्हाइट हो जाती है, रेड कलर में करो तो रेड हो जाती है। खैर इन एनी केस हम पूरी की पूरी बीजीए मेमोरी में 0720 जाके लिखते थे। अच्छा, अब अगर इसको स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के जरिए करें तो जरा कैसे करेंगे देखो। हमारे पास तीन चार चीजें हैं ना करने को। हमने डी आई को इनिशियलाइज करवाना है, हमने ए एक्स को इनिशियलाइज करवाना है,
और हमने सी एक्स को इनिशलाइज करवाना है। ये 3 पैरामीटर्स हैं जो सारा कुछ कंट्रोल करते हैं। डी आई को मैं करता हूँ 0। ये मूव डी आई 0 लिख के भी कर सकते थे, लेकिन वो, एक सेकंड यार, होल्ड करना सर। तो सबसे पहले हमने डी आई को 0 करना था। वो हम मूव डी आई 0 करके भी कर सकते थे, लेकिन वो इस तरीके से करता है, वो जोर से करता है। अच्छा, जोर क्या होता है, ये खुद ही बैठ के करना किसी वक्त। बस एक चीज याद रखो कि किसी भी नंबर को जब तुम उसी नंबर के साथ जोर करते हो, यानी नंबर को उसी नंबर के साथ जोर करते हो, तो आंसर 0 आता है। मुझे नहीं पता ये क्यों इस तरह से करता है, ये मूव डी आई 0 लिख के भी कर सकता है। खैर, हमारा पहला काम था, हमने डी आई को इनिशलाइज करवा दिया, वो हो गया। दूसरा काम था कि ए एक्स को इनिशलाइज करवाना है। ए एक्स में वो रकम डालनी है जो हम मेमोरी में रखना चाहते हैं, वो 0720। उसके बाद सी एक्स में डालना है कि कितनी दफ़ा रिपीट करना है। तो मेमोरी उसमें वीजीए के अंदर स्क्रीन पे 2000 सेल होते थे ना, 2000 लोकेशंस होती थी, तो मेमोरी का साइज 4000 होता था। तो क्योंकि हम वर्ड्स पे काम करने लगे, हम एक एक वर्ड करके रख रहे हैं, इसलिए 2000 दफ़ा उसने लिखा है। और इंस्ट्रक्शन दे दी रेप स्टोर्स डब्ल्यू, खत्म, डन। इधर कोई लूप नहीं है, इधर कोई लूप नहीं घूम रहा 2000 दफ़ा, इधर कुछ ऐसा नहीं हो रहा। इधर एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जो ये सारा काम कर रही है। अब ये इंस्ट्रक्शन अपने अंदर भी एक लूप ही चला रही है, लेकिन वो हार्डवेयर में एक्सेलरेटेड है। मतलब बेसिकली अगर तुम हाथ से एक लूप लिखते हो, तो हर दफ़ा उन इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट किया जाता है, हर दफ़ा सीपीयू उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल 4 इंस्ट्रक्शंस अगर तुमने 2000 दफ़ा लिखी हैं, तो ये 8000 इंस्ट्रक्शंस है जो एग्जीक्यूट होनी है। ये जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस है, इनका फ़ायदा ये है कि ये एफिशिएंट है, मतलब ये हार्डवेयर के अंदर एक्सेलरेटेड है। इसमें उसको मतलब वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो स्टोर्स का ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि भाई, क्लियर स्क्रीन करते हुए आपको क्या करना है, वीजीए मेमोरी को सारी को 0720 करना है। वो एक लूप लगा के आप पिछले चैप्टर्स में करते आए हो, बस उसकी जगह पे इस दफ़ा हम उसको फोर्स से कर रहे हैं। अगेन थोड़ा सा स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट बनाओ कि करना क्या है। 3 चीज़ें हैं जिनसे खेलना है, ए एक्स या ए एल, डिपेंडिंग ऑन कि वो बाइट है या वर्ड है, एस आई अगर पढ़ रहे हो, डी आई अगर लिख रहे हो। और अगर रैप यूज़ कर रहे हो, एक्चुअली रैप के बगैर मेरा ख्याल है थोड़ा फजूल ही है, रैप तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो फिर सी एक्स को भी तुम्हें इनिशलाइज करना पड़ेगा। अच्छा, लोड्स जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसका रिवर्स आएगा, यानी एलओडीएस जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट आएगा। इसका मतलब है लोड स्ट्रिंग, इट मींस मेमोरी टू सीपीयू। अब तुम्हें खुद करना आना चाहिए कि अब मेमोरी से उठाना है, इस दफा उठाओगे कहाँ से, एस आई से। मेमोरी को एज अ सोर्स यूज कर रहे हो ना, उठा रहे हो वहां से। अगर डेस्टिनेशन यूज कर रहे होते तो फिर वो था। और ए एक्स या ए एल में ले आएगा, डिपेंडिंग ऑन बाइट है या वर्ड है। अगेन रैप यूज करना है कर लो, नहीं यूज करना ना करो, बट इट इज slightly stupid to use rep here, but we can if we want to. इस बात को जरा समझना। अगर मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ rep LODS W, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि सोर्स इंडेक्स पे कुछ लिखा हुआ है, कोई वैल्यू लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल 1 लिखा हुआ है, वो 1 उठा के मैं डाल रहा हूँ AX के अंदर। वेरी गुड, हो गया। अगर रेप लगा हुआ है तो अब क्या होएगा कि वो SI को इंक्रीमेंट करेगा, मतलब SI को अगले सेल पे लेके जाएगा। अब अगर अगले सेल में 10 लिखा हुआ है तो वो 10 उठाएगा AX में डाल देगा, फिर 20 उठाएगा AX में डाल देगा, फिर 30 उठाएगा AX में डाल देगा।
तो जब ये इंस्ट्रक्शन चल पड़ेगी, एंड हो जाएगी, तो होएगा क्या कि जो आखिरी सेल में वैल्यू थी वो AX में आ जाएगी। स्टूपिड इसलिए कहा है कि पिछली वैल्यू ओवरराइट होती रहती है, ठीक है ना। यूजिंग rep means that you are overwriting previous values। भाई, इसके अंदर ये फर्क नहीं पड़ता था स्टोर्स के अंदर, क्योंकि स्टोर्स के अंदर तो ये होता था कि तुम मेमोरी का एक सॉरी तुमने रजिस्टर के अंदर एक वैल्यू इनिशियलाइज करा दी है 0720, और वो अब तुम बहुत सारी मेमोरी में लिखना चाहते हो, तो DI साथ साथ इंक्रीमेंट होता जाता था, वो लिखता जाता था, नो प्रॉब्लम। लोड्स के चक्कर में वो उसको जब SI से उठाता है पहली वैल्यू को तो AX में डालता है। अब जब दूसरी वैल्यू उठा के डालेगा, पहली ओवरराइट हो जाएगी। तो रैप यूज करना की सेंस ज्यादातर नहीं बनती लोड्स में ना, और तुम देखोगे भी नहीं ये इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल उसने तुम्हें करके दिखाया प्रिंट एसटीआर में। प्रिंट एसटीआर वो रूटीन थी पिछले चैप्टर में जो जिसको हम बताते थे एक्स वाई लोकेशन, उसको हम बताते थे एट्रीब्यूट, और उसको हम बताते थे स्ट्रिंग, और वो जाके स्ट्रिंग उस जगह पे प्रिंट कर देता था। अब ये सारा प्रोग्राम वही है, सिर्फ जो लाइनें फ़र्क हैं वो मैं तुम्हें करवाता हूँ। वो एक्चुअली ये हैं, वो SI को पॉइंट करवाता है स्ट्रिंग की तरफ। जो भी वो पैरामीटर था स्ट्रिंग का, मैसेज नाम का हमने रखा था ना, ये मैसेज नाम का हमने स्ट्रिंग रखा था ना, तो SI को पॉइंट करवाता है मैसेज की तरफ। CX के अंदर डालता है लेंथ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 10 11 12 13 जो भी है। AH के अंदर डालता है एट्रीब्यूट। जरा ख्याल रखना कौन सी तीन चीजें थी, एक SI थी और एक AL AX था। तो दो तो हो गई। काउंटर अगर उसने इनिशियलाइज किया तो मेरा ख्याल है कि वो हो सकता है कि रैप लगाए, लेकिन रैप लगता नहीं है यूजली। अच्छा, जरा दिमाग में पिक्चर बनाओ कि SI पॉइंट कर रहा है स्ट्रिंग की तरफ और AH के अंदर आ गया एट्रीब्यूट। अब गेम क्या खेलता है, गेम ये खेलता है, वो कहता है लोड्स बी। अब लोड्स बी जो है LODS बी, ये क्या करेगा? ये करेगा कि SI से उठाएगा, यानी मैसेज से उठाएगा और कॉपी कर देगा AL के अंदर, क्योंकि बी लगा हुआ है ना, बाइट है। अगर वर्ड होता तो फिर AX होता। तो SI कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? मैसेज की तरफ, हेलो वर्ल्ड की तरफ। तो वो H उठाएगा हेलो वर्ल्ड का और AL में डाल देगा, ठीक है। अगली इंस्ट्रक्शन है स्टोर्स W। स्टोर्स स्टोर्स W में पहले ही पता है कि क्या करती है, ये ऊपर लिखा हुआ है, वो AX से उठाती है और डाल देती है BI के अंदर, ठीक है। अब गेम क्या है? गेम ये है कि AH के अंदर उसने एट्रीब्यूट डाला है, इस इंस्ट्रक्शन से AL के अंदर H आ जाएगा, वो हेलो वर्ल्ड का H आ जाएगा, ठीक है। और फिर जब स्टोर्स करोगे तो वो पूरा AX यानी एट्रीब्यूट समेत वो वर्ड पूरा जो है वो चला जाएगा VGA मेमोरी, ठीक है। लेकिन ये तो सिर्फ एक दफा होएगा, क्योंकि इसके साथ रिपीट तो लगा नहीं हुआ, तो ये बस एक दफा H उठ के VGA मेमोरी में चला जाएगा। अब ये काम उसने एक लूप के अंदर रिपीट कर दिया है। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन की जो सही पावर आती है वो रैप से ही आती है। रैप लगाते हो, वो हार्डवेयर में रिपीट होता है, तो यही उसकी सही पावर, यही उसकी सही एफिशिएंसी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल इस तरीके से दिया हुआ है उसने। प्रिंट एसटीआर की रूटीन एग्जैक्टली वही है जो पीछे थी, पिछले चैप्टर में थी। कोई कोई फर्क नहीं आएगा। जो फर्क आया है वो ये 3-4 लाइनें आई हैं, यहाँ से वो चेंज करता है, क्योंकि उसमें जाहिर बात है स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल नहीं हो रही थी, इसमें हो रही है। तो लोड्स ज्यादातर इस्तेमाल इसी तरह से होता है कि लोड्स और स्टोर इकट्ठा इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अगली है स्कैज। स्कैज जरा डिफरेंट है, तो इसको पढ़ लो। स्कैज डिफरेंट है। स्कैज से बनता है स्कैन स्ट्रिंग, ठीक है। स्कैन स्ट्रिंग compares a source byte or word in ALAX with the destination string element addressed by DI and updates the flag। आसान करके कैसे लिखे हैं?
तो स्कैज की करती है, it compares AX या AL with DI and updates flags. हाँ चलेगा। तुम्हें कंपेयर की इंस्ट्रक्शन का पता ना कि कैसे चलती है। CMP जिससे तुम लूप्स बनाते थे और वो सारा कुछ करते थे, उसकी वजह से फ्लैग्स अपडेट होते थे कि जीरो फ्लैग अपडेट हो गया, साइन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, सो ऑन। तो ये एग्जैक्टली वही काम करती है, लेकिन ये इसके साथ यू कैन यूज रेप ई और रेप NE प्रीफिक्सेस। रेप ई से बनता है रिपीट इफ इक्वल, और रेप NE से बनता है रिपीट इफ नॉट इक्वल। इसका इस्तेमाल क्या है? इसका बेसिकली बड़ा स्पेसिफिक इस्तेमाल है। इट इज यूज्ड टू लोकेट अ सर्टेन कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। ये तुम्हें पता है ना, सी प्लस प्लस जैसे करती है। सी प्लस प्लस ये करती है कि स्ट्रिंग के एंड पे एक नल कैरेक्टर लगा देती थी, एक निशानी लगा देती थी। तो वो निशानी इसलिए लगाती है कि जब सी प्लस प्लस उस स्ट्रिंग को पढ़ने आती है तो वो नल ढूंढ रही होती है। उसको जहां पे नल मिलता है पता लग जाता है यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म है। तो स्कैज ये काम करता है। स्कैज बेसिकली एक स्ट्रिंग के अंदर एक एक मेमोरी सेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक चीज ढूंढता है। तो रैपिड ये करेगा कि उस वक्त तक रिपीट करेगा जब तक इक्वल है। तो मैं तुम्हें एग्जांपल से करूंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये करते हैं कि वही प्रिंट STR ही होगी मेरा ख्याल है, लेकिन अब जरा मैसेज की शक्ल देखो। तो मैसेज में हेलो वर्ल्ड तो हमेशा से है। इस दफा उसके एंड पे एक जीरो लगा दिया। भाई याद करो हम कैसे प्रिंट स्ट्रिंग करते थे। हम एक मैसेज देते थे और साथ एक लेंथ का वेरिएबल रखते थे। इस दफा लेंथ का वेरिएबल नहीं रखा। इस दफा वो ये करता है कि हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग के एंड पे एक निशानी लगा देता है, जीरो, नल, जीरो लगा दिया। अब वो कोड के अंदर जाके ये ढूंढेगा कि तुम्हारे के स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। स्ट्रिंग की लेंथ हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा। कैसे करेगा? वो तलाश करेगा स्ट्रिंग में जाके जीरो को। जहां पे उसको जीरो मिलेगा वहां वो समझ जाएगा कि ये स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो गया। अच्छा, इसमें जब तुम रैप और रैप ई यूज करते हो तो these prefixes reduce decrement CX with each repetition। एग्जाम्पल से ही हो सकता है, ऐसे नहीं होता। अगेन वो प्रिंट STR ही है, अगेन सेम रूटीन होएगी, सिर्फ एक फर्क आएगा, वो ये है तुमने DI को पॉइंट करवाया स्ट्रिंग की तरफ, क्योंकि कंपैरिजन करता किसका है? वो DI और AX का। ठीक है, तुमने DI को पॉइंट करवाया स्ट्रिंग की तरफ। CX के अंदर हमने वैल्यू मूव कर दी FFFF। CX के अंदर हमने एक बहुत बड़ी वैल्यू मूव कर दी बेसिकली ना, ये जैसे 9999 कह लो। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें लिख के करवाता हूँ। तुमने CX के अंदर मूव कर दिया है FFFF। ठीक है, अच्छा। जोर AL अभी हमने बात की है कि जोर क्या करता है। तो जोर बेसिकली जिस ऑपरेंड को कर रहे होते हैं वो जीरो हो जाता है, तो AL यहाँ पे जीरो हो जाएगा। उसने जीरो तलाश करना है ना। इंस्ट्रक्शन करती क्या है कि कंपेयर्स AL विद DI को स्ट्रिंग की तरफ पॉइंट करवा दिया, AL को जीरो कर दिया। इंस्ट्रक्शन ये दी है रेप एनी स्कैज बी। तो रेप एनी ये करेगा कि रिपीट इफ नॉट इक्वल, यानी वो AL को कंपेयर करेगा DI से। DI में क्या लिखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड। एंड पे जीरो लगा हुआ है, तो वो जीरो को कंपेयर करेगा H से, पहले सेल से। वो इक्वल नहीं है, तो वो क्या करेगा कि वो डेक्रीमेंट कर देगा CX की वैल्यू को। तो CX की वैल्यू एक डेक्रीमेंट हो जाएगी। जैसे अब आगे चलते हैं। फिर
एच के बाद वो ई की तरफ जाएगा, उसको कंपेयर करेगा नहीं इक्वल, फिर डेक्रीमेंट कर देगा सी एक्स को, सो ऑन ना, मतलब वो 10 दफा घूमेगा, 10 दफा उसको जीरो नहीं मिलेगा तो वो वैल्यू सी एक्स की 10 कम कर देगा, हर दफा वो एक एक डेक्रीमेंट करता जाता है, फाइनली उसको जीरो मिल जाएगा। जैसे ही उसको जीरो मिलेगा ये रिपीट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है रिपीट इफ नॉट इक्वल। तो जैसे ही जीरो इक्वल होएगा ये रेपिटेशन बंद हो जाएगी। अच्छा, अब जब बंद हो जाएगी तो तुम्हारे पास जाहिर बात है सी एक्स के अंदर एंड पे एक वैल्यू होएगी, वो कुछ भी हो सकती है, एफ एफ 10, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो डेक्रीमेंट होता जा रहा है ना। तुम्हें करना ये है कि इन दोनों को अगर तुम माइनस कर दो, यानी एफ एफ और उसको माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास बेसिकली लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगी। तो थोड़ा सा मुश्किल है, जरा फॉलो करना। तुमने ए एल को जीरो किया, तुमने स्ट्रिंग के साथ उसको कंपेयर करना शुरू किया, तो एच के साथ कंपेयर नहीं होएगा, ई के साथ नहीं, एल के साथ नहीं, एल के साथ नहीं, ओ के साथ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके इक्वल हो जाएगा। हर आइट्रेशन के साथ ये इंस्ट्रक्शन सी एक्स को डेक्रीमेंट करती जा रही है, तो इवेंचुअली सी एक्स की एक खास वैल्यू होएगी, एंड व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट विद द इनिशियल वैल्यू, तुम्हारे पास वो आ जाएगा कि उसने कितनी आइट्रेशंस की हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, वो निकालने के लिए उसने एफ एफ में से सब्ट्रैक्ट कर दिया सी एक्स की करंट वैल्यू को, तो ये तुम्हारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई। अब ये प्रोग्राम भी बिल्कुल सेम होएगा पिछलों की तरह, सिवाय इन 4 लाइनों के, मतलब वो जो अभी हम करके आए हैं ना, ये जैसे हमने लोड स्टोर्स पीछे किया है, तो इन सारे प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स हमने पहले किए हैं, सिर्फ इनमें ये जो खास हिस्से हैं ना जिसमें वो नई इंस्ट्रक्शंस सिखा रहा है, बस इनको तुमने देखना है। ये स्कैज है। अच्छा, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ज़रा ये भी मैं करना चाहूँगा, तो अ, एक क्लास और कर लो, मेरा हालांकि मेरे डेटाबेस की तुम्हें ज़रूरत पड़ रही है, एक मंडे को क्लास और ले लो मेरा, हालांकि फिर ख़त्म करो, कि वो बजाय इसके कि मैं इस वक्त सारा ही करवा दूँ और खिचड़ी पक जाए। तो अभी 3 हुई हैं, 2 रहती हैं, और वही 2 हैं जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हैं। ठीक है, हम उसके ऊपर पूरी एक क्लास कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है भाई, ज़रा 2 मिनट होल्ड करो, मैं बस 2-3 मिनट में वापस आया।